तो इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक्स देखते हैं, ठीक है। जैसे कि ओम्स लॉ से शुरू कर देते हैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनता है V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। मीन्स I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल। तो जो भी वैल्यू होगी करंट की किसी सर्किट में, वो किस पे डिपेंड करेगी, जो भी आपने उसके अक्रॉस वोल्टेज लगाया होगा। तो इसके साथ एक कांस्टेंट आता है जो कि क्या होता है, आर आई इज इक्वल टू वी, मतलब वी इज इक्वल टू आई आर जो आप लिखते हो। तो आपको ये इस नाम से याद होगा। तो ये ओम्स लॉ का सिंपल सा एक्सप्रेशन है जो सबसे पहला है, ठीक है। अब देखो, हम एक्चुअली सर्किट्स की बात कर रहे हैं, ये आप लोग सब कुछ पहले देख चुके हो। तो अब देखो, सिंपल से सर्किट्स की बात करें, पहले रेजिस्टेंस में देख लेते हैं क्या क्या होता है। एक एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने देखना है कि करंट और वोल्टेज क्या होते हैं, मतलब सेम रहते हैं या डिवाइड होते हैं या समथिंग, ठीक है। तो देखो, सीरीज में आपको पता होगा कि जो करंट है वो सेम रहता है और जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाती है। सिमिलरली पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है एंड वोल्टेज सेम रहती है, ठीक है। तो बना के देख लेते हैं। तो अब इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन का मतलब क्या है। इस इक्वेशन का मतलब है कि अगर एक रेजिस्टेंस लगा है सर्किट में और एक बैटरी लगी है या कोई सेल लगा हुआ है या ईएमएफ जिसको बोलते हैं, ई या फिर वी से डिनोट किया जाएगा, ठीक है, फिलहाल जो भी मैं करवा रहा हूँ। तो वैसे वी को जो पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, वी जो होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, अच्छा वो देखते हैं पहले, यहाँ पे देखो, अब ये ई बैटरी लगा दी मैंने, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगी। तो इस आर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी उसको मैं लिख दूंगा आई इंटू आर। जो भी इसमें से करंट फ्लो करेगा वो इंटू इसके आर की वैल्यू। तो ये था वी आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब देखो, ये सीरीज पैरेलल का आपका स्ट्रक्चर है, इसी को याद रखना है आपने, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। चाहे रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटर हो, जो मर्जी लगा दो आप, सीरीज में करंट सेम रहता है या चार्जेस सेम रहेंगे। अगर कैपेसिटर है तो चार्जेस सेम रहेंगे और वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सी बात थी। तो अब देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो सबसे सिंपल सा सर्किट लेके देखते हैं। एक रेजिस्टेंस R1, R2 और एक बैटरी, ठीक है। आप चाहो तो वैल्यूज भी ले सकते हो, बट फिलहाल हम देख रहे हैं कि क्या क्या होगा। अच्छा देखो, V इज इक्वल टू क्या था, आई आर था। तो किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके रेजिस्टेंस के ऊपर। क्योंकि सीरीज में करंट तो सेम है, तो मतलब करंट कांस्टेंट रहेगा, तो आर जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे वी चेंज होता रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर R1 छोटा है और R2 बड़ा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी 1 के अक्रॉस छोटा होगा, मतलब कम आएगा, और 2 के अक्रॉस ज़्यादा आएगा। कब आएगा, जब आई आपने सेम दिया था या फिर सीरीज में जोड़े हैं तब। सीरीज मतलब करंट सेम, सिंपल, ठीक है। एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल आपने पहले भी लिया हुआ है, वही ले रहे हैं हम, 2 ओम और एक 3 ओम। इसके क्रॉस मैंने बैटरी लगा दी 10 वोल्ट की, ओके। तो एक मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया वोल्टेज डिवाइडिंग रूल का, ठीक है। तो आप इसके अक्रॉस V1 डायरेक्टली भी निकाल सकते हो फॉर्मूला लगा के। तो चलो पहले वही देख लेते हैं। तो वोल्टेज डिवाइडिंग रूल का जो फॉर्मूला है वो है, मान लो मैंने V1 निकालना है, तो V1 निकालना है तो V1 इज इक्वल टू, तो वोल्टेज किसके प्रोपोर्शन होती है, रेजिस्टेंस के। तो उसी रेजिस्टेंस के जिसके अक्रॉस निकालना है, ठीक है, तो वो लिख देंगे R1। तो जैसे R1 के अक्रॉस V1 निकालेंगे तो R1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय सर्किट में जो रेजिस्टेंस है सीरीज में लगे हुए वो R1 प्लस R2। तो याद रखना ये पैरेलल के लिए नहीं होता, ये सिर्फ उन्हीं रेजिस्टेंस के लिए होगा जो सीरीज में लगे होंगे। और
उनके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो यहाँ लिखनी है आपको, टोटल वोल्टेज। फॉर एग्जांपल अगर ये सर्किट है और ये भी रेजिस्टेंस लगा है और यहाँ पैरेलल में एक सर्किट लगा है, ऐसे कुछ समथिंग, तो इसका मतलब अब आप V1 V2 V3 ये आप फॉर्मूला यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर का नहीं लगा सकते। किस पे लगा सकते हो? इन दो पे लगा सकते हो, ये जो दो सीरीज में आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। अगर इसके बीच की आपको वोल्टेज पता है V12, तो आप V1 और V2 अलग से निकाल सकते हो इस फॉर्मूले का यूज करके। तो यहाँ पे जो आप ये वाला V पुट कर रहे हो वो यही है, ये जो V12 इन दोनों के अक्रॉस लगा होगा। तो कहने का मतलब आप इसको इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि ये पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो वोल्टेज डिवाइडिंग रूल कब लगता है? जब सीरीज होगी। ऑब्वियसली पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहेगी ना, ये देखो ये दोनों पैरेलल में है तो इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम ही होगी। मान लो वो V3 है तो इनके दोनों के अक्रॉस V3 ही होगी। तो ऐसा सर्किट हम बाद में देखते हैं, फिलहाल वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपके पास V1 की वैल्यू। अब ये जो V1 की वैल्यू आई है आपके पास, इसकी वैल्यू हम यहाँ निकाल सकते हैं। ये देखो मेरे को निकालना है V1 इसके अक्रॉस, तो कितना आएगा? V1 इज इक्वल टू, जिसके अक्रॉस निकालना है वो रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, 3 और 2 5 होते हैं सीरीज में, मल्टीप्लाई जो इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज लगी है। तो देखो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या लगी है? 10 वोल्ट। तो आप डायरेक्टली 10 वोल्ट लिख दो यहाँ पे, तो ये आ गया 10, 5 2 10। तो वोल्टेज कितनी आ गई? 4 वोल्ट। तो फर्स्ट वोल्ट 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना है? 4 वोल्ट। ओके। सेकंड V2 देखो, सिमिलरली V2 का फॉर्मूला भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। V2 इज इक्वल टू, इसको किसके अक्रॉस निकालना है हमने? R2 के अक्रॉस, तो R2 लिख दो, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज। अगर ये स्पीड लग रहा है तो आप स्लो कर सकते हो, ठीक है, वीडियो को। अच्छा, और जो यहाँ पे V2 निकलेगा इस वाले सर्किट के लिए वो क्या आएगा? V2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज जो उनके अक्रॉस लगी होगी वो। टोटल रेजिस्टेंस जो आप लिख रहे हो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज लगी है वो लिखनी है आपने, ठीक है। तो 5 2 10, तो 6 वोल्ट आ गया। अब देखो ये होना भी चाहिए, जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है? बैटरी से ही तो आ रहा है। तो मीन्स 10 शुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2, और वो है आपका जो आंसर निकला है उसके हिसाब से। ये देखो दिस इज 10 वोल्ट। तो इसका मतलब हमने सही निकाला सब कुछ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वोल्टेज डिवाइडिंग रूल। इतना ठीक है। एक और मेथड देखते हैं इसका। सर्किट को लेते हैं और इसके साथ दूसरा मेथड यूज करते हैं। अब दिस इज मेथड 2। इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है बट हम रेशो मेथड नाम दे देते हैं इसका, ठीक है, रेशो मेथड। अब देखो इसमें क्या करना है। अब आपको इतना तो पता है कि जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है V1 बाई V2 दैट शुड बी इक्वल टू इन द रेशो ऑफ रेजिस्टेंस R1 बाय R2। तो इसलिए हम रेशो मेथड यूज कर लेंगे। तो जो भी आपके पास रेजिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है और 3 है, तो 2 का कुछ मल्टीपल होगा। रेशो के लिए ऐसे ही करते हैं ना, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज जितनी भी लगाई उसके क्रॉस 10। तो देखो कितना आ गया, 5x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 2। दिस इज योर मल्टीपल। ये क्या होगा? मल्टीपल, मतलब कॉमन मल्टीपल जो है ना, जिसको कटने के बाद रेशो 2/3 बची है वो मल्टीपल है ये। ओके। तो अब क्या करना है आपने, इसको उठा के पुट कर दो यहाँ पे, और इसी को उठा के यहाँ पे भी पुट कर दो। तो देखो 2x में पुट करोगे तो क्या आएगी वैल्यू? ये आ जाएगी 2x इज इक्वल टू 2 × 2 4, और 3x में पुट करोगे तो 3 × 2 6। अब ये वोल्टेजेस ही हैं, डायरेक्टली वोल्टेजेस ही आ गई इसमें आंसर। तो ये देखो आ गया आंसर V1, दिस इज V2। इसको बोलते हैं रेशियो मेथड। अब लेट सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, तो इसको नोट कर लेना। इसको हटा रहा हूं मैं यहाँ से। अगर इसी तरह 3 रेजिस्टेंस लगे होते, 1 2 3, मान लो ये 1:1 ओम 2 ओम और 3 ओम है, तो इनकी रेशियो क्या होगी? 1:2:3। दैट मीन्स
इनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कि कैसा होगा, इसी रेशो में होना चाहिए, 1:2:3। तो इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, V1:V2:V3 इज इक्वल टू R1:R2:R3। ये आ गया आपका। ठीक है, तो इसके अक्रॉस मान लो 24 वोल्ट लगी है बैटरी। तो या तो आप वोल्टेज डिवाइडिंग रूल लगाओ। देखो, अब वोल्टेज डिवाइडिंग रूल लगाना होगा तो क्या करोगे, V1 इज इक्वल टू, जिसके अक्रॉस निकालना है वो, लेट सपोज 1 निकालना है हमने 1 के अक्रॉस, तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं, 3, 2 और 1, 6 आ गया नीचे, मल्टीप्लाई बाय जितनी टोटल वोल्टेज लगी है वो। तो ये फॉर्मूला क्या लगाया आपने, R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू टोटल वोल्टेज। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया तो आंसर आ गया 6×4=24, तो मतलब 4 वोल्ट आ जाएगा। तो V1 जो है 4 वोल्ट आ गया। सिमिलरली V2 आ जाएगा। अब देखो V2 इसका डबल होना चाहिए, साफ साफ दिख रहा है, जो भी वोल्टेज यहाँ होगी उसका डबल यहाँ होगा, और जो यहाँ होगी उसका ट्रिपल यहाँ होगा, ऐसे ही होगा। तो देखो यहाँ से भी आंसर आ गया डायरेक्टली। अगर V1 1 वोल्ट है, सॉरी V1 4 वोल्ट आया, तो V2 उसका डबल होना चाहिए, तो 8 वोल्ट आ जाएगा। और V3 जो है वो फर्स्ट वाली का ट्रिपल होना चाहिए, क्योंकि 1 के साथ रेशो तो उसकी 3 है ना, तो ये 12 वोल्ट आ गया। अब देखो इनको प्लस करो, 12 एंड 12 कितना होता है 24, और आना भी चाहिए था 24, ये आ गया। तो ये देख के हमने रेशो मेथड ही लगाया है टेक्निकली। हमने पहली वैल्यू किससे निकाल ली, आपके वोल्टेज डिवाइडिंग रूल से। ठीक है, तो अब इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो V1 आ गया। अब ऐसे ही आप V2 भी निकाल सकते हो, V3 भी निकाल सकते हो, तो निकाल लेते हैं V2 V3 भी। V2 इज इक्वल टू, अब देखो V1 किसके क्रॉस है, इसके क्रॉस, V2 इसके क्रॉस है, V3 इसके क्रॉस है। तो ये जो V2 है वो 2 के क्रॉस है, तो 2 ओम यहाँ पे, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 6, मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज 24, 6×4=24, 4×2=8 वोल्ट आ गया, और यही आना भी चाहिए था। सिमिलरली V3 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 24, ये भी 4, तो 4×3=12 वोल्ट, और सच में यही आना चाहिए था। अब ये तो आपको पता लग गया होगा, क्योंकि सिंपली हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब रेशो मेथड लगा लेते हैं, तो इसको मैं फिर से हटा रहा हूँ यहाँ से, रेशो मेथड। अब रेशो मेथड क्या होगा, किसकी रेशो में होंगे, रेजिस्टेंस की रेशो में। तो 1 के साथ x लगाओ, प्लस 2 के साथ भी x लगाओ, प्लस 3 के साथ भी x लगाओ, इज इक्वल टू 24। टोटल कितना आ गया, 6x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 4, तो मल्टीपल कितना आ गया 4, कॉमन मल्टीपल 4 आ गया। अब इस 4 को क्या करना है, इस 4 को उठा के इसमें भी पुट कर दो, इसी 4 को उठा के इसमें पुट कर दो, और इसी 4 को उठा के इसमें भी पुट कर दो। तो देखो तीनों वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो तीन वैल्यूज कौन सी आएंगी, 1x, 2x, 3x, वैल्यू पुट करो। 1 × 4 4 वोल्ट, 2 × 4 8 वोल्ट, 3 × 4 12 वोल्ट। दिस इज योर रेशो मेथड। ओके, अगर आपका मैथ बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आप डायरेक्टली इसको देख के भी बता सकते हो। देखो 24 है ये, 24 के कितने पार्ट होने चाहिए, 6 पार्ट्स होने चाहिए। तो 24 के 6 पार्ट क्या होते हैं, 4×6=24, तो 6 पार्ट जो होंगे वो क्या होंगे, 4 4 4 4 एंड 4 4, ओके 6 पार्ट हो गए। पहले में एक पार्ट जाएगा, दूसरे में 2 पार्ट जाएंगे, और तीसरे में 3 पार्ट जाएंगे। तो ये देखो फिर से आ गया 4 8 और 12 आंसर। तो ये भी रेशो मेथड ही है, बस बिना लिखे आंसर निकालने वाला है। ओके, यहां देखते तो कितने करने थे, देखो पुराने वाले क्वेश्चन में 10 वोल्ट टोटल था, 10 के कितने पार्ट करने आपने, 5। तो 10 के 5 पार्ट करोगे तो कितने आएंगे, 2 2 2 2 और 2।
अब कितने पार्ट्स में अलग अलग करना है उसको, 2 और 3 में, तो ये 2 में कर दिया और ये 3 में कर दिया, सिंपल आंसर, 4 एंड 6 वोल्ट आंसर। तो ये सारे मेथड है, अगर आपको पता नहीं लगा है तो दोबारा से पीछे जाओ, फिर से देखो इसको। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज करंट डिवाइडिंग रूल। अब करंट कहाँ डिवाइड हो रहा है, ऑब्वियसली पैरेलल में, तो हम यहाँ लगा देते पैरेलल के रेजिस्टेंस। तो मैं 2 रेजिस्टेंस ले रहा हूँ फिलहाल, यहां से टोटल करंट आएगा IT, यहां चला गया I1 और यहां चला गया I2। इसका रेजिस्टेंस R1 ले लो, इसका रेजिस्टेंस R2 ले लो। अब देखो इसमें चेंज क्या है, छोटा सा चेंज है, पहले वोल्टेज देख रहे थे, अब करंट देखना है, तो करंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो I1 इज इक्वल टू, बस इसमें चेंज ये है कि अगर मेरे को फर्स्ट ब्रांच में करंट निकालना है तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस देखना है। तो फॉर एग्जांपल I1 किस में निकालना है, किस में जा रही है, R1 में, तो मेरे को यहाँ R1 नहीं लिखना है, मेरे को यहाँ R2 लिखना है। तो ये फॉर्मूला या तो आप डायरेक्ट याद रखो या जैसे भी याद रखो। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वोल्टेज क्या थी, वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी ना आर के, मतलब वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं थी, लेकिन वोल्टेज डिपेंड करी थी रेजिस्टेंस के रेशो में। तो V1 V2 इज इक्वल टू R1 R2। जैसे जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दे रहे थे करंट कांस्टेंट रखने पर, तो वोल्टेज क्या कर रही थी, उतनी ही इंक्रीज हो जा रही थी। ओके, लेकिन यहाँ करंट क्या है, करंट इज V/R, ऐसे होता है, I इज इक्वल टू V/R। तो अगर आप R को इंक्रीज करोगे तो करंट डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमने अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस ले लिया है, बाकी कोई ज़्यादा खास वजह नहीं है। ठीक है, तो R2 डिवाइडेड बाय, बाकी सब कुछ सेम, टोटल रेजिस्टेंस, और यहाँ पे जो टोटल ब्रांच में करंट एंटर कर रहा है वो। सिमिलरली I2 इज इक्वल टू, अब I2 निकालना है तो अपोजिट ब्रांच कौन सी है, R1 वाली, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। तो ये आपने 2 के लिए ही यूज करना है। अगर आपको 3 रेजिस्टेंस दिए पैरेलल में तो पहले दो दो में सॉल्व कर लो उसको, और उसके बाद ये लगा दो फॉर्मूला। ठीक है, जैसा हम करके देखेंगे आगे, फिलहाल ये लिख लो। अब देखो, मैं मान लेता हूं कि यहाँ रेजिस्टेंस जो लगे हैं वो हैं, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ लगा है 3 ओम, यहाँ लगा है 6 ओम। ओके, जो करंट आ रहा है आपका वो है, लेट सपोज 3 एम्पियर। अब ये 3 एम्पियर दोनों में डिवाइड होना चाहिए, तो फॉर्मूला लिख लो। देखो I1 कितना आ जाएगा, ऊपर वाली ब्रांच में कितना आ जाएगा, 6 अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 6 और 3 कितने होते हैं, 9, तो ये आ जाएगा 9, मल्टीप्लाई टोटल करंट कितना एंटर कर रहा है, 3, तो 3 एम्पियर, 3 3 9, 3 2 6, तो 2 एम्पियर आ जाएगा ऊपर वाली ब्रांच में। तो ऊपर वाली ब्रांच में आ गया 2 एम्पियर। सेकंड, अब इसमें क्या करोगे, R1 लिखना है। R1 मतलब, अब देखो मेरे को निकालना क्या है, I2। I2 निकालना है तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 3 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 9, मल्टीप्लाई टोटल करंट, 3 3 9, 3 3 9, 3 1 3, 1 एम्पियर। तो इसका मतलब इसमें जा रहा है 1 एम्पियर, और होना भी चाहिए था। रेजिस्टेंस जहां कम होता है वहां से करंट ज्यादा जाता है, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ऑब्वियसली किसी को अपोज अगर ज्यादा मिल रहा है तो वो वहां से कम जाएगा ना। जैसे ट्रैफिक ज्यादा हो तो हम कहाँ से जाना पसंद करेंगे, जहां से ट्रैफिक कम हो, बस सेम टू सेम ऐसा ही यहाँ पे भी है। ठीक है, तो चार्जेस को लीस्ट ऑफर रेजिस्टेंस जहां पे होगा वहां से वो चले जाएंगे ज्यादा। ठीक है, तो ये हुआ। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, करंट जो है वो ऐसे डिवाइड हुआ है जैसे रेजिस्टेंस की रेशियो थी उसका रेसिप्रोकल। इसका मतलब I1/I2 इज इक्वल टू, होना चाहिए था ना R1 नीचे आना चाहिए था R2 ऊपर, क्यों, क्योंकि I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R। I1 V/R, I2 इज इक्वल टू V/R2। तो V कांस्टेंट है, इनको डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इसलिए ऐसा हुआ, देखो करंट रेजिस्टेंस की रेशियो में ही डिवाइड हुआ है, लेकिन गया कैसे, ज्यादा रेजिस्टेंस में से कम करंट गया, कम रेजिस्टेंस में से ज्यादा चला गया।
तो मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा। अब हम लगाते हैं रेशो मेथड। तो ये हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, ये भी हटा ही देते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन, 3 एम्पियर करंट एंटर हुआ, यहाँ रेजिस्टेंस लगा, यहाँ भी रेजिस्टेंस लगा। वैसे आपको करंट डिवाइडिंग रूल ही याद रखना है, बट फिर भी ये भी देख लेते हैं। अब देखो, अब ऊपर वाले ब्रांच में करंट जाने वाला है, हमें पता है कितना जाने वाला है, 2 एम्पियर, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है। और नीचे वाले ब्रांच में 1 एम्पियर, और होना भी चाहिए था, जितना करंट नीचे वाली ब्रांच में से जाने वाला है उसका डबल ऊपर से जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस हाफ है वहां पे, इसलिए, ठीक है। कोई और वैल्यू लेके देख लेंगे उसमें क्या होता है। फिलहाल तो ये हो रहा है। अब होगा क्या, रेशो मेथड लगाना है मैंने, तो मैं क्या करूंगा, रेशो किसकी, रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस की, ऊपर वाला रेजिस्टेंस उसके साथ एक्स लगाया 3x, प्लस नीचे वाला रेजिस्टेंस उसके साथ एक्स लगाया, इज इक्वल टू टोटल करंट, ठीक है। तो आप लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिखते हो, R1x प्लस R2x इज इक्वल टू टोटल करंट। वैसे ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये जस्ट ट्रिक है, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो कितना आ गया, 9x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1/3। अब क्या करना है, इसको उठा के इसमें पुट करो और इसी को उठा के इसमें भी पुट कर दो। तो 3x से जो आएगा आंसर वो निकलेगा अब करंट, ठीक है। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 1/3। तो देखो कट के क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर। एक करंट जाने वाला है 1 एम्पियर, किस में जाने वाला है ये नहीं बताया अभी, ठीक है। 6x मतलब 6 इंटू 1/3, 3 2 6 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। अब आपके पास ये दो करंट आ गए। अब आपने जो है वो डायरेक्टली ये नहीं लिख देना कि ये R1 में जा रहा है और 2 एम्पियर R2 में जा रहा है। आपके पास सिर्फ करंट की वैल्यू आई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब आपने देखना है कि रेजिस्टेंस कम कहाँ पे है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस कम है तो उसमें ज्यादा करंट चल जाएगा, नीचे वाला रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें कम करंट जाएगा। बस इतना सा करना है आपको। यहाँ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी सब कुछ मैथ्स, रेशो और फॉर्मूले पे छोड़ दो। तो मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा। अब देखो, करंट हमेशा इसी रेशो में डिवाइड होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इसी रेशो में रहने वाला है, इसलिए एग्जाम्पल के लिए रेजिस्टेंस इसी रेशो में रखते हैं, करंट को डबल कर देते हैं। करंट को डबल करने का मतलब है ट्रिपल कर देते हैं, चलो। मान लो यहां आ रहा है 9 एम्पियर, ठीक है। अब 9 एम्पियर आ रहा है तो 9 एम्पियर को टूटना पड़ेगा। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, ये मैं हटा रहा हूं यहां से, ताकि हम चेक कर सकें कि क्या सच में ये सबके साथ हो रहा है या सिर्फ इसी क्वेश्चन के साथ हो रहा है। तो देखो, अब एंट्री कौन मार रहा है, 9 एम्पियर। किस में एंट्री मार रहा है, सिमिलरली सेम टू सेम रेशो मेथड, 3x प्लस 6x, फॉर्मूला तो आप लगा ही सकते हो, ठीक है। 3x प्लस 6x इज इक्वल टू टोटल करंट 9। ये देखो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया इस ब्रांच के लिए, ओके। तो क्या आ जाएगा यहाँ, 9x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 1, मल्टीपल आ गया 1। तो देखो 3x और 6x वैल्यू डाल दोगे तो क्या आ जाएगा, 3 एम्पियर एंड 6 एम्पियर। बस यही आई, ये दो करंट आ गए। तो कौन सा किस में जाने वाला है अब, जो कम करंट है वो ज्यादा रेजिस्टेंस वाले में जाएगा, इसका मतलब 3 एम्पियर यहाँ जाने वाला है। और ज्यादा करंट जो है वो कम रेजिस्टेंस वाले में जाएगा, यहाँ जाएगा 6 एम्पियर। ध्यान से देखो फिर से करंट की रेशो कितनी है, 3/6 मतलब 1/2। और रेजिस्टेंस की रेशो कितनी है, 2/1। तो होना चाहिए था ये 3/6, 3 ओम/6 ओम इज इक्वल टू 6 एम्पियर/3 एम्पियर। देखो अपोजिट है सब कुछ। तो इसको मत देखो आप सिर्फ इसको देखो, ये, ठीक है। तो ये था आपका वोल्टेज डिवाइडिंग रूल। और करंट निकालने के लिए ये वाला करंट डिवाइडिंग रूल था, मतलब पिछला वोल्टेज डिवाइडिंग, ये करंट डिवाइडिंग। और इसमें मेथड जो है वो ये रेशियो मेथड था, और फॉर्मूले वाला तो आपने कर ही लिया है। तो उसको दोबारा से देखो, पीछे जाके क्वेश्चन सोल्व करो, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ और करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
अब हमें ये पता लग गया कि रेजिस्टेंस की रेशो में आने वाला आंसर, तो और चेक करके देख लेते हैं। ये 1 ओम है और इसको ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, लेट सपोज 5 ओम ले लिया, और करंट कुछ अलग से एंटर करवाते हैं ताकि हमारा आंसर थोड़ा सा अलग आए। ये तो बड़े सिंपल सिंपल 1 2 3 आ रहा है। मान लो 10 एम्पियर ले लेता हूँ मैं। अब थोड़ा सा अजीब आएगा। अजीब क्यों आएगा? क्योंकि ये वैल्यूज बिल्कुल परफेक्ट नहीं है कि आंसर आ जाए। तो आंसर पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में रख देंगे हम, ठीक है। तो I1 I2 का फॉर्मूला आप लगा सकते हो, लगा के देख ही लेते हैं। I1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, R2 डिवाइडेड बाय, अब ये R2 है, ये R1 है, ये I1 है और ये I2 निकलेगा, और दिस इज I टोटल। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला पीछे लिखा हुआ है, उसी को नोट कर लेना। यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ फॉर्मूला, R1 प्लस R2 इंटू I2, ओ सॉरी I टोटल। अब देखो I1 निकाल रहा हूँ, रेजिस्टेंस कौन सा लिया, अपोजिट ब्रांच का R2 वाला। ठीक है, वैल्यू भरो, आंसर आ जाएगा। R2 कितना है, 5। R2 इज 5 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 6 इंटू 10। 2 3 जा 2 5 जा 25/3 आंसर। ये क्या है, एम्पियर। ठीक है, तो ऊपर वाली ब्रांच में ये जाने वाला आंसर। अब नीचे वाली ब्रांच में देखते हैं। तो I2 इज इक्वल टू R1। R1 कितना है, 1 ओम डिवाइडेड बाय 3, सॉरी डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना था, 6 इंटू टोटल करंट कितना एंटर हो रहा है, 10। दैट इज इक्वल टू 5/3 एम्पियर। देखो क्या रेजिस्टेंस की रेशो के हिसाब से इसकी भी रेशो ऐसी आ रही है। ये देखो रेजिस्टेंस की रेशो क्या है, 1/5। अब इसकी अपोजिट आनी चाहिए, 5/1 आनी चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर R1/R2 है दैट शुड बी इक्वल टू I2/I1, ऐसे ही होना चाहिए। होगा भी, देखो I2 को I1 से डिवाइड कर दो, 5/3 डिवाइडेड बाय I1, 25/3। 3 से 3 कट गया, ये कट गया, 5 कट गया, बचा क्या, 1/5। तो करंट भी किस रेशो में है, 1/5 की टर्म में। ओके, तो देखो I2/I1 किया आपने, आंसर आ गया। रेजिस्टेंस की रेशो 1/5, इसकी रेशो भी 1/5। बस फर्क इतना है कि अपोजिट ब्रांच में जाने वाला है, ऊपर वाला नीचे जाएगा, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। अब सेम आंसर निकलने वाले हैं, इन आंसर को मैं यहाँ लिख देता हूँ। I1 जो मेरे पास आया है वो आया है 25/3 एम्पियर, और जो I2 आया है वो आया है 5/3 एम्पियर। देखो एक और रीजन भी है यहाँ पे, देखो आपको ये तो पता लग गया कि रेजिस्टेंस की रेशो के हिसाब से ही करंट जाने वाला है। इसका मतलब आप ये भी बोल सकते थे, यहाँ 1 ओम है, यहाँ पे 5 ओम है। आप ये भी बोल सकते थे कि इस वाले केस के लिए बोल सकते थे, क्योंकि यहाँ 1 है ना, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि जितना करंट इसमें जाने वाला है उसका 5 गुना इसमें जाएगा, तो 5I इसमें जाएगा, और एंटर कितना हो रहा था, 10। तो देखो यहाँ पे भी आप 6I इज इक्वल टू 10 कर सकते थे, I इज इक्वल टू 10/6, और ये उठा के वैल्यू डालते हैं, आंसर आ जाता। बहुत मेथड है, बहुत मेथड, जो मर्जी यूज कर सकते हो आप। ठीक है, चलो, तो ये तो था इस केस में। आपको वैल्यूज भी पता लगी, रेशो मेथड भी देख लिया हमने। अब देखते हैं किसी बराबर टर्म के लिए। फॉर एग्जांपल ऊपर वाला रेजिस्टेंस है 2 ओम, नीचे वाला रेजिस्टेंस भी है 2 ओम। करंट जो मर्जी आए, अगर यहाँ 10 एम्पियर करंट आ रहा है तो हाफ हाफ जाएगा, आपको भी पता है, 5 एम्पियर 5 एम्पियर। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस की रेशो 1 है, तो करंट की रेशो भी क्या होनी पड़ेगी, 1 1। सिंपल। अगर मैं करंट दे देता हूँ 1000 एम्पियर, तो करंट कितना जाएगा, इसमें से जाएगा 500 एम्पियर, जो कि होगा नहीं, और यहाँ से भी जाएगा 500 एम्पियर। लगे पता, कुछ भी ले लो, चाहो तो फ्रैक्शन में ही ले लो। लेट सपोज कि मैं रेड से लिख रहा हूँ, मान लो करंट ही 1/2 है,
एम्पियर। तो इसका हाफ क्या होगा 1/4, तो ऊपर वाली ब्रांच में जाएगा 1/4, नीचे वाली ब्रांच में भी जाएगा 1/4, आगे जाके फिर से कितना बन जाएगा प्लस होके 1/2। सिंपल। तो कहने का मतलब है हाफ होना ही पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की रेशो के हिसाब से करंट भी रेशो में डिवाइड हो जाएगा। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, तो दोनों में करंट भी सेम जाना चाहिए, तो सेम चला गया। तीन ब्रांचेज होंगी और तीनों के रेजिस्टेंस सेम होंगे, तो करंट तीनों में तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखो 1 2 3, करंट आया 10। अब 10 को तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 10 को तीन पार्ट्स में कैसे डिवाइड करोगे? देखो क्या सब में करंट सेम जाएगा, आई आई और आई। लेट सपोज दिस इज आर आर एंड आर, ठीक है। तो इसका मतलब 3i शुड बी इक्वल टू 10, तो i इज इक्वल टू 10/3। आ गया आंसर, यही आंसर है।